दोस्तों नमस्कार। आज की चर्चा में दो मुद्दों के साथ आपके बीच आया हूं। पहला मुद्दा जिसका सरोकार राजनीति से नहीं। दूसरे हिस्से में मैं महाराष्ट्र के चुनावी गणित पर बात करूंगा। मैं बराबर इस बात को कहता रहा हूं कि राजनीति सिर्फ चुनावी नहीं होनी चाहिए। राजनीति समाज के निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, समाज की बेहतरी और लोगों की उन्नति के लिए होनी चाहिए। ऐसी राजनीति जो पिछले 10 साल से जिसका सपना भी आना बंद हो गया था, उसे साकार करने की एक कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। और आज मैं राहुल गांधी की सुबह 2 जगह जो उन्होंने विजिट किया है उसकी बात करूंगा। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में वो पहुंचते हैं कुम्हार बस्ती में, और एक दूसरी बस्ती में वो एक नाई के सैलून पर होते हैं। जब वो उत्तम नगर में होते हैं तो दिवाली का समय है और इस समय कुम्हार दिए बना रहे हैं। सवाल यह है कि क्या उनके घर में कभी रोशनी होगी? क्या उनके घर का दीपक कभी एसपी, डीएम, कलेक्टर बन पाएगा, या उसकी हसरतों को मार दिया गया है, उसकी शिक्षा छीन ली गई, उसके हौसले को तोड़ दिया गया, उसकी आकांक्षाओं का दम घोंट दिया गया। और ऐसे में जब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं उस बस्ती के उन हालातों को समझने के लिए, जानने के लिए कि यहां कहीं उजाले की गुंजाइश है क्या, कोई सूरज यहां से निकल सकता है क्या, जो अंधेरा फैलाया गया उस अंधेरे को काटने के लिए एक रोशनी चाहिए, वो रोशनी वहां तक पहुंच सकती है क्या? और जिस तरह की महंगाई है, बेकारी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो जो हुनरमंद है, जो कारीगर है, उसे अपने प्रोडक्ट का, अपनी मेहनत का, अपनी कारीगरी का कभी उपयुक्त दाम नहीं मिल सकता। इन 10 सालों में देश का मतलब, लोगों का मतलब 5 किलो राशन और नरेंद्र मोदी छाप झोला हो गया है। उस झोले में गेहूं भी होगा, चावल भी होगा, और मैं तो कह रहा हूं कि उसमें तेल भी हो, नमक भी हो, लेकिन क्या इससे समाज बनता है? क्या इससे लोगों का निर्माण होता है? नौनिहालों के क्या सपने इससे पलते हैं? क्या नौजवानों के कंधे मजबूत होते हैं? क्या वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? कदापि नहीं। ऐसे में राहुल गांधी का पहुंचना उत्तम नगर वो उम्मीदों को जगाने वाला, और इसी के समय के आसपास राहुल गांधी अजीत ठाकुर की दुकान पर भी पहुंचे। अजीत ठाकुर, जिनका एक छोटा सा सैलून एक गली में, राहुल गांधी वहां से गुजर रहे थे, अचानक गाड़ी रुकती है। राहुल गांधी ने उतर करके पूछा, आप क्या करते हैं? बताया कि एक छोटा सा सैलून है, दुकान चलाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी दाढ़ी आप काटेंगे क्या? अजीत को तो जैसे एक बड़ी चाहत साकार होते हुए नजर आई। अपनी दुकान में लेकर के गए, राहुल गांधी की सेब ट्रिम की। राहुल गांधी लगातार बात करते रहे, हौसला बढ़ाते रहे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। टूटते हुए अजीत को किस तरह से राहुल गांधी दिलासा दे रहे हैं। और ये सिर्फ वो नहीं है कि किसी दुकान पर, किसी सैलून पर जाकर के दाढ़ी बनवा लेना, नहीं। ये करोड़ों अजीत को, जैसे रायबरेली में उन्होंने मिथुन के
सैलून पर जाकर के मिथुन को हौसला दिया था, या सुल्तानपुर से निकलते हुए उन्होंने रामचेत के उस दुकान पर जाकर के एक जूते को सिला था। उस हुनर का सम्मान जिसकी बात लगातार राहुल गांधी कहते रहे, और उस पूरे समाज के प्रति एक सम्मान, उसका हौसला, ये देने के लिए राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए थे। अजीत ठाकुर ने बाद में जो बात की अपने भर्राए गले से और आंखों में आंसू भर करके, अजीत ने कहा कि राहुल गांधी तो जननायक हैं। इतने बड़े परिवार का व्यक्ति मुझसे मिलने आया, मेरे सैलून में बाल कटवाए। आजकल तो एक सांसद विधायक जब चुनाव जीत जाता है तो कभी नहीं आता, लेकिन ये तो उस परिवार के हैं जिसमें 3 प्रधानमंत्री हुए। और तारीफ की उसने राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं इस समय, जिस तरह से पूरे देश में एक उम्मीद की बयार बन करके राहुल गांधी सामने आए हैं, लोगों के टूटते हुए हौसले थोड़ा मजबूत होने लगे हैं। सपने जो बिखर रहे थे वो फिर से बुनने लगे हैं। ये जो कोशिश राहुल गांधी की है, इसे मैं राजनीति का एक ऐसा प्रतिमान मानता हूं कि जिसकी हमेशा हमेशा जरूरत होती है। गांधी के समय में भी, अंबेडकर के भी समय में, नेहरू के समय पे भी, और आज भी। बिना इस सियासत के देश को बनाया नहीं जा सकता। बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ देश को विभाजित किया जा सकता है। नौजवानों के हाथ में तलवारें देकर के आप देश को गर्त में मिला सकते हैं। ड्रग्स के जरिए जो पंजाब में अभी एक भाजपा की नेत्री के द्वारा पकड़ा गया, उसके हाथ में पकड़ा गया, या गुजरात के अडानी पोर्ट पर जो सैकड़ों केजी पकड़ा गया है ड्रग्स, और कितना अंदर आया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो नौजवानों को ड्रग्स का नशा, धर्म का नशा, हिंसा, नफरत, ये जो दी जा रही, उनके जेहन में जो बोई जा रही है, वो अपनी सत्ता की राजनीति की फसल काटना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो व्यक्ति है कि जो उनके बीच जाकर के उन्हें वो सम्मान दे करके इस देश को ऊर्जावान और आशावान बना रहा है। मैं इस बात को मानता हूं कि कई बार ये राजनीति चुनावी गणित के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं साबित होती, क्योंकि राहुल गांधी हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन देश में राजनीति को इस तरह से करना, किसी नाई को, किसी कुम्हार को, उसको सामने लेकर के आना, उसके दुखों को, तकलीफों को, उसके अभाव को पेश करना, उसके बच्चों में उम्मीद पैदा करना, उसके टूटते हुए हौसले को बचाना, ये असली सियासत है। सियासत विभाजन और हिंसा की नहीं होनी चाहिए। ये जो राहुल गांधी आज कर रहे हैं, आने वाले वक्त में और इतिहास में जब राहुल गांधी का नाम दर्ज होगा तो वो कहां होगा। और जो लोग सत्ता में हैं, जो इस देश को विभाजन करके वो युद्ध के माहौल में तब्दील करना चाहते हैं, उनका इतिहास कैसे लिखा जाएगा, ये कहने की जरूरत नहीं है। अब जरा आता हूं दूसरे मुद्दे पर। राहुल गांधी का मूल्यांकन आप इन अल्फाजों के जरिए करिए, उस वीडियो के जरिए करिए, और जिस तरह से वो एक उम्मीद बने हैं, वो उम्मीद क्या महाराष्ट्र में भी कामयाब होगी। लोग सवाल खड़े करने लगे कि राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव में 4 दिन अपने आप को झोंक रखा था, लेकिन नतीजा क्या हुआ। और ये केवल ईवीएम का खेल नहीं हो सकता, और अगर ईवीएम का खेल है तो फिर ईवीएम के जरिए चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए, यह भी कहा जा सकता है, कहा जाना चाहिए।
क्या कमी रह गई थी, उस कमी के बारे में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने विचार किया होगा। लेकिन महाराष्ट्र की परिस्थितियां अलग हैं और हरियाणा में मिली हार का बदला कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र से लेना चाहती। हरियाणा सिर्फ 90 विधानसभा सीटों वाला एक राज्य, हालांकि इसकी महत्ता जो दिल्ली से लगा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, देश की आर्थिक राजधानी वो महाराष्ट्र, जो विचार और राजनीति का एक बड़ा प्रांगण, और मैं मानता हूं कि इस देश के दो बड़े राज्य, एक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में वैचारिक जो द्वंद्व है, जो संघर्ष है, वो अपने आप में अनूठा है। इतनी वैचारिकता अन्य राज्यों में नहीं, कि जहां उसके बाद अगर आप किसी को लेंगे तो आप बिहार को ले सकते हैं। जहां महाराष्ट्र में एक तरफ सावरकर हैं, हेडगेवार हैं, गोलवलकर हैं, तो दूसरी तरफ अंबेडकर हैं, ज्योतिबा फूले हैं, शाहू जी महाराज, और वहीं पर वामपंथी विचारधारा के भी कई बड़े दिग्गज। तो ये जो पूरा परिदृश्य है महाराष्ट्र का, और आज की तारीख में दलित राजनीति अलग, उसके भी कई राजनीतिक दल, शिवसेना 2 धड़े, एनसीपी के 2 धड़े, कांग्रेस पार्टी अलग, बीजेपी अलग, और भी कई छोटे छोटे राजनीतिक दल, खास करके ओबीसी समाज के वहां पर दिखाई पड़ते हैं, जो परिदृश्य में सामने नहीं है। और महाराष्ट्र की वो मिट्टी है, वो जमीन है, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। मैं किसी दूसरे राज्य की महत्ता कम नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की भी उतनी बड़ी भूमिका, लेकिन मैं जिस बात को कह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि जिस संविधान और चिन्ह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी के आधार पर यह पूरा चुनाव तब्दील हो गया था, और उन सत्ता के अहंकारियों ने जो 400 पार का नारा दिया था, उन पर नकेल जो लगाई है, उसकी वैचारिकी में महाराष्ट्र है, उसकी बुनियाद में महाराष्ट्र है। इसलिए उस मिट्टी को सैल्यूट करना चाहिए। और इस वक्त विधानसभा का चुनाव 288 सीट, महायुति गठबंधन एक तरफ, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार की, एकनाथ शिंदे की, और ये चोरी किया गया बहुमत था, हथियाई गई सरकार थी, जहां शिवसेना को तोड़ दिया गया। उद्धव ठाकरे रिजाइन करके बाहर आ जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का अजीब फैसला था कि साहब सरकार तो अवैध है, लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया था, इसलिए सरकार चलती रहेगी। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक हैं, तारीखें तय हैं, 20 नवंबर को मतदान होना है, इस समय जो एमबीए है, महाविकास अघाड़ी है, उसके जो घटक दल हैं, कांग्रेस, शिवसेना, मूल शिवसेना उद्धव ठाकरे की, और इधर शरद पवार जैसे दिग्गज, इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कुछ दूसरी पार्टियों के लिए भी टिकट देने के लिए तैयार है एमबीए, इंडिया अलायंस के रूप में। हो सकता है कि वहां केजरीवाल को भी एक आध सीट मिल जाए, अगर वो दावेदारी करते हैं तो। इस बार कोई जोखिम नहीं, कहीं कोई अहमन्यता नहीं, इस पूरे चुनाव को राहुल गांधी ने अपने हाथों में ले लिया। अब कोई भूपेंद्र हुड्डा नहीं होगा कि वो कहे कि कौन अखिलेश का यहां कुछ बनता नहीं है, या वो कमलनाथ नहीं कि कौन अखिलेश वखिलेश। अगर इंडिया अलायंस को मजबूत करना है तो सम्मान करना पड़ेगा सारे राजनीतिक दलों के, और उनके स्टेक को भी सम्मान करना होगा, उनको भागीदारी देनी होगी। और इसके लिए राहुल गांधी तैयार है। आज कांग्रेस के
जो मुख्य समिति है, चयन समिति, उसकी बैठक हुई है। उस बैठक में सीटें भी तय हुई और अब कोई पैंच नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं। एमबीए का जो टिकट वितरण का फॉर्मूला है वो इतना मजबूत दिखाई पड़ा, जहां कोई उसमें विभेद नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। कांग्रेस पार्टी को जहां पहले 85-85 सीटें तीनों ने बांटी थी, कांग्रेस को थोड़ा और बढ़कर के मिल सकती हैं। प्रमुख चेहरे सीएम के चेहरे के रूप में भी कोई कंफ्यूजन नहीं। मुझे लगता है कि जो मेरी खबर थी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इशारा कर दिया कि उद्धव ठाकरे के लिए कि वो तैयार है आपको मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में देखने के लिए। कहीं कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं जो किसी तरीके से महाविकास आघाड़ी के गठबंधन को कमजोर करे या चुनाव में कहीं मुश्किल पैदा करे। तो हरियाणा वाली गलती को कतई दोहराना नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी और इसीलिए एमबीए को, बल्कि इंडिया अलायंस को वो आगे कर रही है। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे और पूरी शिवसेना जिस तरीके से, जिसको तोड़ने की भी कोशिश हो रही थी, बीच में कंफ्यूजन फैलाया जा रहा था कि साहब उद्धव ठाकरे अब नहीं तो तब आ रहे हैं। जिन उद्धव ठाकरे को पानी पी पी करके गालियां दी जा रही थी, कोसा जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी, जिनकी सरकार को तोड़ दिया, जिनकी पार्टी को तोड़ दिया, उसको लेने के लिए बेताब संजय राउत ने कहा कि मेरी पार्टी तोड़ी है, जाने का सवाल ही नहीं। और महाराष्ट्र के खिलाफ जो द्रोह किया है, चुनाव इस पर होने जा रहा है। महाराष्ट्र द्रोहियों और महाराष्ट्र को प्रेम करने वालों के बीच ये चुनाव है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे लोगों ने, जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात किया, इन विश्वासघात करने वालों को कोई माफी नहीं। और ये जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में महायुति जो अब जिसके भीतर अभी सिर्फ टव्वल जारी है, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जाकर के अमित शाह के दरबार में पहुंचे हुए हाजिरी लगा रहे हैं कि साहब न्याय हमको चाहिए। तो जहां टिकट का बंटवारा महायुति में फंसा हुआ है, वहां एमबीए ने जिस तरीके से अपने तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ ला करके जो टिकट बंटवारे का फैसला किया है, ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं, इंडिया अलायंस का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। और ये वो तैयारी है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से मौका नहीं देना है। महाराष्ट्र चूंकि आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, और जो हरियाणा के चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी की इमेज को धक्का पहुंचाने की कोशिश की गई, या कांग्रेस पार्टी को एक ही चुनाव से हारा हुआ बताया जाने लगा, इस इमेज को दुरुस्त करना ये जरूरी है। और इसलिए कोई जोखिम नहीं। और ये राजनीति दिखाती है कि किस तरह से सधे हुए अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे की सरपरस्ती में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जैसे नेतृत्व करने वाले लोग, वो एमबीए को सरकार में किसी तरीके से लाना चाहते हैं। और महाराष्ट्र के लोग उस तरफ देख रहे हैं। ये 20 तारीख को तय होगा और 23 को नतीजा आएगा। शुक्रिया।